सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान वैल्यू रिलेशनशिप में लेक्चर नंबर 27 को लेकर उपस्थित हूँ और आज के लेक्चर में मानव संबंधों में जीने की जो मानवीय व्यवस्था है, मानव व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कैसे सुख और समृद्धि की भाव में रह सके तृप्ति के साथ, उसके लिए जो 8 रास्ते दर्शाए गए हैं, उसमें से आज उत्पादन और सेवा पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर नंबर 27 को देखने, जिसमें आज हम उत्पादन और सेवा व्हाट एंड हाउ पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये चर्चा कैसे आगे बढ़ती है। चर्चा की शुरुआत में हम देखना चाहेंगे कि डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सिस्टम, मानव व्यवस्था के जो डिफरेंट डायमेंशन थे, पहले 8 डायमेंशनों को एक बार देख लें। इन 8 डायमेंशनों में प्रोडक्शन एंड सर्विसेज को आज हम देखने की कयावत कर रहे हैं। इस प्रोडक्शन और सर्विसों में का जो टॉपिक प्रोडक्शन एंड सर्विस, उत्पादन और सेवा के लेके चलते हैं, तो इसमें देख रहे इसका लक्ष्य क्या है। जो मुख्य इसका लक्ष्य है कि उत्पादन करना या निर्माण करना उन सुविधाओं का, और जिन सुविधाओं का हमने उत्पादन या निर्माण किया है उसका सही उपयोग। और दूसरा जो आयाम है जिस पे चर्चा करेंगे, जो ये उत्पादन है और जो उसके लिए सेवा का भाव है, मानवीय परंपरा में जीने के लिए संबंधों के साथ, वह हर एक को उपलब्ध होने में ऐसी सुनिश्चितता बरकरार कैसे किया जाए, ऐसी सबकी आवश्यकता जो सुविधाओं की है वो पूर्ण करने की दिशा में किस तरह कार्य किया जाए। मेन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन में यह देखना है, उत्पादन के मुख्य भाग में, कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और कितना करना है। क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और कैसे करना है। तो उत्पादन तो करना है मुझे सुविधाओं का, जो मैं शरीर में रहता हूं, शरीर जो है स्वस्थ पूर्वक बिना किसी बाधा रुकावट रोग के प्राकृतिक रूप से चलती है, और उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं और जो मटेरियल की आवश्यकता है उसकी सुनिश्चितता करना, जिसमें शरीर का पोषण, सुरक्षा और स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और स्वास्थ्य है, उसकी सुनिश्चितता करने के लिए जिस मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है उसका उत्पादन और निर्माण करना। और यदि है प्रोड्यूस द फिजिकल फैसिलिटी नीडेड फॉर स्मूथ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टम। जो ये मानवीय व्यवस्था चल रही है उससे उन सुविधाओं का विकास करना, सुविधाओं का जो इस मानवीय व्यवस्था को सामान्य और अच्छी तरह से बिना किसी रोक रुकावट के चलाती रहे, और अगर उसमें कहीं दोष आते हैं तो उसके मेंटेनेंस के लिए जरूरी हो सके वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अब इन सुविधाओं का प्रोडक्शन कैसे करना है। जिन भी सुविधाओं का प्रोडक्शन करना है वह साइक्लिक नेचर में हो, इको फ्रेंडली हो, जो पॉल्यूशन न पैदा करती हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो,
जो फिर उसी प्रकृति में उसी भांति डिकम्पोज होकर उसमें मिल जाए। और यही नहीं, इको फ्रेंडली के साथ साथ वो पीपल फ्रेंडली भी होना चाहिए। वो मानव के सुख सुविधा सुरक्षा स्वास्थ्य के हिसाब से होना चाहिए। और तीसरी चीज है, और इसमें संबंधों को और मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखना होना चाहिए कि संबंधों के साथ जीते हुए मानवीय परंपरा को कोई हानि न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं का उत्पादन किया जाए और यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि जब हम सुविधाओं के उत्पादन या निर्माण की प्रक्रिया में चल रहे हैं, जैसे भी चीज की जरूरत हो, खाना के लिए, फूड के लिए जो जरूरत हो उत्पादन की, रहने के लिए कपड़ों की, मकान की, या जो भी जरूरत है इन सबके उत्पादन में जिन भी सुविधाओं की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी भी जरूरत है, ये व्यवस्था निर्धारित करे कि जो भी हम अपने परिवार में उत्पादन की बात कर रहे हैं, किसान है तो खेती की बात, व्यापार है तो व्यापार में, उसमें परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो, सुविधानुसार आवश्यकता अनुसार जरूरी सुनिश्चित हो। और सुविधाओं के निर्माण के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम लेना नहीं है, जरूरी नहीं है, केवल इन चीजों के प्रोडक्शन में संबंधों के साथ जीना है। और इसके साथ कोई भी संभावना एक्सप्लॉयटेशन की, शोषण की, परिवार के किसी सदस्य के साथ, अगर हम निर्माण समाज के स्तर पर कर रहे हैं तो किसी के साथ शोषण न हो, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए इस रेफरेंस में। चलते हैं आगे, कितना प्रोड्यूस करना है, मेरी जो आवश्यकता है उससे कुछ ज्यादा, मेरे शरीर के पोषण, मेरे परिवार के पोषण और सुरक्षा से के दृष्टि में जितनी भी सुविधाएं हैं जो चाहिए उनसे कुछ ज्यादा पैदा कर लीजिए। और उसकी आवश्यकता क्या है एक बार ले लीजिए, तो उन सुविधाओं का सही उपयोग हो। यह ना हो कि केवल जो है उत्पादन करके शोपीस पीस के लिए रख दिया जाए, कहीं उसका प्रयोग ना हो। तो वो जो है उसका सही उपयोग सुनिश्चित हो। अगर मैं कर रहा हूं तो संघ के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा और मानवीय व्यवस्था के द्वारा, ये जो है पूर्ण रूप जो है सबके द्वारा उत्पादन कार्य के द्वारा मानवीय परंपरा में जीते हुए उत्पादन के लिए जो कार्य किया जा रहा है, कार्य व्यवहार के माध्यम से जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है उसका समुचित उपयोग। अगर ज्यादा है, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ रिलेशनशिप एंड फॉर सिस्टम एंड टू बी फ्री फ्रॉम फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड, बिना डिप्रेशन के भाव से संबंधों में जीते हुए, मानवीय व्यवस्था में जीते हुए इनका उपयोग। दूसरा, टू डेवलप, इसका डेवलप किस बात में, ये डेवलपमेंट होना, इसको शेयर करना, अगर हमारी व्यवस्थाओं से ऊपर है, और लेकिन उनसे ऐसा करते हुए इस बात का ध्यान देने की जरूरत है इस व्यवस्था की में उत्पादित हुई चीजों का कोई भी दुरुपयोग न हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सुविधाएं हम पैदा करना चाह रहे हैं उसकी कितनी आवश्यकता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की आवश्यकता क्या है। मानव कॉम्बिनेशन है सेल्फ और बॉडी का, और हम जानते हैं कि ये दोनों कोएग्जिस्टेंस में है, और कोएग्जिस्टेंस में रहते हुए भी मैं महान है, मैं बड़ा है। शरीर इंस्ट्रूमेंट है, मैं की फंडामेंटल डिजायर को पूर्ति करने के लिए बॉडी इंस्ट्रूमेंट का कार्य करता है। तो मानव की आवश्यकताओं को समझने के लिए हमको यह देखना जरूरी होगा कि मेरी आवश्यकता क्या है और शरीर की आवश्यकता का क्या है। जहां मेरी आवश्यकता
सुख और समृद्धि की निरंतरता में है, और मैं ये सेल्फ रेगुलेशन, मैं एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी हूं, और ये सेल्फ जो सही भाव और सही विचार के साथ मुझे जो है सुख और शांति की निरंतरता चाहिए, और मैं अपना सेल्फ रेगुलेटेड हूं कि अपने शरीर जिसमें रहता हूं उसका भरण पोषण और शरीर के सही उपयोग की सही जिम्मेदारी रखनी मेरी, सही करना मेरी जिम्मेदारी है। इस बात को मैं जानता हूं और करता हूं। देखिए, और जबकि शरीर मटेरियल है, मैं उसमें चेतना हूं, और इसको पाने और जाने वाली चीजें टेम्पोररी टाइम है। जब जरूरत है शरीर को तो चाहिए, फिर जरूरत है लगेगी तो उसको चाहिए। ये जो मानवीय परंपरा में चीजों के जानने की इकाई है, तो अब देखिए, शरीर के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है। मैं स्वयं की व्यवस्था में हूँ, मेरी जो स्वयं की व्यवस्था है कि मेरा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, इसका पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग, यह मेरी जिम्मेदारी है, और यह शरीर के स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। और ये शरीर जो है मेरे अनुसार कार्य करती है, और शरीर के सारे पार्ट मेरे द्वारा कंट्रोल होते हैं, मेरे साथ संगीत की अवस्था में रहते हैं, सामंजस्य की अवस्था में रहते हैं। Physical facility is required to fulfill the responsibility of self towards the body. जो सुविधा है मुझे चाहिए शरीर की सुरक्षा के लिए, मेरी सुखी के लिए नहीं। किसके लिए? शरीर के पोषण, सुरक्षा के लिए, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि शरीर का मैं सही उपयोग करूं। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया कि इसकी अतिरिक्त कोई जरूरत है नहीं। सुविधाओं का उपयोग केवल और केवल शरीर के पोषण, सुरक्षा और शरीर के सही उपयोग के संदर्भ में भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी भी चीज की जरूरत हमारे लिए सुविधाओं के रूप में जरूरी नहीं है। इस बात को मैं सही रूप से पहचान लेता हूं। और कितनी चाहिए? जैसे पोषण के लिए क्या चाहिए? खाना, प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए चाहिए कपड़ा, मकान और सुविधाएं सुरक्षा के लिए इत्यादि, और सही यूटिलाइजेशन, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए। तो फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इंस्ट्रूमेंट, दीज आर, कितना खाना चाहिए? ये भी सर्टेन क्वांटिटी में है। कितने कपड़े पहनेंगे एक समय में, कितने, तो हफ्ते में कितने हो जाएंगे, काम चल जाएंगे। फिर जब वो फटेगा तो आउट ऑफ वो होगा, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम इन कपड़ा जब एक बार मेरा शर्ट पुराना हो जाए, पहनने लायक ना हो, इस कपड़े का और कुछ प्रयोग हम कर सकते हैं। पैंट फटता नहीं तो उसका दूसरा हम प्रयोग कर सकते हैं। अनावश्यक खरीदने के चक्कर में रही, ये सही होगा क्या? चले, तो इन सुविधाओं में क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग द बॉडी, खाना इत्यादि किसके लिए चाहिए? शरीर के पोषण के लिए। ये लिमिटेड और अनलिमिटेड? तो ये चर्चा के दरमियान लग रहा है कि यह भी सीमित मात्रा में चाहिए, असीमित मात्रा में नहीं। इसमें हमको कितना उत्पादन करना है? गेहूं का उत्पादन मैंने कर लिया, तो कितने तक करना है और किस लिए करना है, और उसका भंडारण कैसे करना है, और उसका समुचित प्रयोग कैसे करना है। कपड़े कितना चाहिए, जैसे मैं चर्चा करा, घर कितना चाहिए। तो ये देखने की चर्चा के दरमियान यह सुनिश्चित होता है कि यह किस मात्रा में चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट जो भी है, जो भी मोटरसाइकिल कितनी चाहिए, कंप्यूटर कितना चाहिए, पेट्रोल वाला चाहिए कि कौन सा चाहिए, कौन पर्यावरण को बचा रहा है,
साइकिल चाहिए, कितनी साइकिल चाहिए मुझे, साइकिलिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, छोटी दूरी के लिए ये बहुत जरूरी है, ये स्वास्थ्य को भी सही रखता है। मोटरसाइकिल चाहिए या साइकिल चाहिए, कब चाहिए, किसका क्या उपयोग हो, तो इन सुविधाओं को जब हम बड़े संदर्भ में देखते हैं तो कोई भी सुविधाएं मुझे असीमित मात्रा में नहीं चाहिए, हर सुविधाएं जो है सीमित मात्रा में मुझे चाहिए। ठीक है, तो पूरी चर्चा के दरमियान चला कि नर्चरिंग के लिए, पोषण के लिए जो फूड चाहिए वो जो है रिक्वायर्ड लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, क्लॉथ, शेल्टर एंड सो ऑन, ये भी जो है लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट भी लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। इसका मतलब शरीर की आवश्यकता लिमिटेड है। शरीर की, मैं फिर फोकस कर रहा हूं कि शरीर की आवश्यकता लिमिटेड है और मेरी आवश्यकता सुख और समृद्धि की निरंतरता की है। तो ये देखने से, ये इन सारी चर्चा से समझ में आया कि सुविधाओं की आवश्यकता जो है केवल शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए है, जिससे पोषण और सुरक्षा सही हो, और पोषण और सुरक्षा शरीर की सही होगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर में मैं आराम से रह पाऊंगा, और ऐसा करते हुए मैं जो मेरी फंडामेंटल नीड है सुख और समृद्धि की निरंतरता की, मैं उसकी प्राप्ति कर पाऊंगा, और ऐसा करते हुए मैं अपने शरीर के सही उपयोग को सुनिश्चित कर पाऊंगा। या ये मैं ये भी कह सकता हूं कि सुविधाएं केवल शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए है, और ये जो चाहिए वो असीमित मात्रा में नहीं चाहिए, हमको इस चर्चा से लगा सीमित मात्रा में चाहिए। और अगर यही बात हम समझ पाते हैं तब जो अंधी दौड़ है लूटने की, चोरी करने की, कितना उत्पादन कर ले, कितना घर बना ले, कितने प्लाट बना ले, इस अंधी दौड़ से हम हट जाएंगे। हम अपने शरीर को आराम दे सकेंगे, जो समय बचेगा इसको उपयोग करते हुए दूसरों के साथ संबंधों में जीते हुए सहयोग कर पाएंगे, और ऐसा करते हुए हम स्वयं को प्रसन्न के भाव में रख पाएंगे। लेकिन जब सुविधाओं की पहचान कर गया और ऐसी बात मेरे में अंदर आ गई, तब मेरे अंदर समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की भावना, प्रॉस्पेरिटी क्या है? फीलिंग इन वन दैट वी हैव फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। सुविधाओं की जितनी आवश्यकता है मेरे जीवन में, उन सुविधाओं से ज्यादा मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब इसकी जरूरत नहीं। अगर मैं अज्ञानता के भाव में हूं तो मैं जीवन भर सुविधाओं के संकलन में लगा रहूंगा, और ऐसा करते हुए मैं सुखी होऊंगा, स्वस्थ होऊंगा। इसलिए प्रॉस्पेरिटी का डेफिनेशन है द फीलिंग ऑफ हैविंग और प्रोड्यूसिंग मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो सुविधाएं हैं उनसे ज्यादा का मैं उत्पादन करता हूं, इसका भाव दिमाग में आ जाए, अपने मन में अंदर जाए, मैं के अंदर आ जाए, समझ आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का भाव। ठीक है, अब ये फीलिंग हैविंग प्रोडक्शन रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूडिंग इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। कितनी सुविधाएं चाहिए जीवन में, शरीर की पोषण और सुरक्षा और सही उपयोग के लिए कितनी सुविधाएं चाहिए, इसकी पहचान, सही ज्ञान, विथ राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ के साथ। ये नहीं कि यहाँ घर बना लिया तो घर वहां, घर वहां, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड, पूरे शहर में मेरा ही घर। इसके लिए शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, लूट, डकैती, धोखा देना, मानवीय संबंधों का कोई ज्ञान नहीं, संबंधों का डेली कत्ल करना, लूट लो, मार लो, और ऐसा करते हुए पूरा जीवन बिता देना,
और शरीर को 1000 रोगों से न देना। तो ये सुविधाओं की पहचान कर लेना अपने जीवन में, कितनी मात्रा में चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग ज्ञान के साथ। और जब यह हो जाए तो उन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना या उसका उत्पादन करना से ज्यादा, हमको 2 शर्त से ये 3 रख लें, 4 रख लें, अब 1000 रखने की जरूरत थोड़ी है। कितने पेन चाहिए? 3, 4 रख लें, 5 रख लें। और उसके उत्पादन के लिए सही स्किल का डेवलपमेंट होना। विथ स्किल, गेहूं की खेती कर रहे हैं तो हम गेहूं की खेती करने के लिए कैसे करें, कितनी जुताई हो, सिंचाई कब हो, कब फर्टिलाइजर दें, कितना दें, प्रति एकड़ कितना बीज बोया जाए, कितने दिन में होता है, कब कब सिंचाई होती है, पद्धति क्या है, रोगों से इसका जो है कैसे जो है हो जाएगा। तो ये सारे स्किल का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम पढ़ाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसका क्लियर ज्ञान होना जरूरी है। तीसरा देखें, अ प्रॉस्परस पर्सन थिंक ऑफ राइट यूटिलाइजेशन नर्चरिंग फॉर अदर। एक संपन्न व्यक्ति ही केवल सोच सकता है पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग की। जब जिस व्यक्ति के अंदर ये हो जाए कि रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी मोर देन दिस है, आवश्यक सुविधाएं मेरी जरूरतों से अधिक है, ये भाव आ जाना, मतलब संपन्नता का भाव आ जाना, तभी वो उत्पादन, शरीर के पोषण और उसका सुरक्षा और उसके सही उपयोग के बारे में सही सोच सकता है। एक डिप्राइव्ड पर्सन जिसको ज्ञान नहीं है क्या चाहिए, किस लिए पैदा हुआ, किसको कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, और ऐसा तो जब एक डिप्राइव्ड पर्सन वो सही यूटिलाइजेशन के लिए नहीं सोच पाएगा, वो सदैव शोषण, लोभ, क्रोध, काम, मोह, अहंकार, तनाव, फ्रस्ट्रेशन में डूबा रहेगा। वो सही कार्य जीवन में कभी भी नहीं कर सकता है। देखिए, तब अगर हम इन सारी चर्चाओं से बात निकालें, अगर देख पाए, तो हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, मेरी चर्चा से आपके दिमाग में आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी कि हमारी आज की स्थिति क्या है। लैकिंग फिजिकल फैसिलिटी अगर है हमारे पास, अनहैप्पी और डिप्राइव्ड, हैविंग फिजिकल फैसिलिटी, अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, मैं दोनों स्थितियों में हमारी स्थिति है दुख की और डिप्राइव्ड की। चाहे हमारे पास सुविधाएं हैं या नहीं है, जबकि मैं चाहता क्या हूं, हैविंग फिजिकल फैसिलिटी, हैप्पी, प्रॉस्परस, सुविधाएं हूं और सुविधाओं के साथ मन में संपन्नता का भाव हो, कि जो भी सुविधाएं हमारे पास है वो हमारी जरूरतों से अधिक है। हैविंग फिजिकल फैसिलिटी, हैप्पी, प्रॉस्परस, संपन्न हूं क्योंकि मेरे पास जो सुविधाएं हैं वो मेरी जरूरतों से क्या है, अधिक है, और उन सुविधाओं का मैं उत्पादन और निर्माण या उसकी बिक्री करने के भर का कमा लेता है, खरीद के लिए। और अगर हम व्यापार करता हूं तो उसकी खरीद बिक्री भी करूंगा। Now we can see the identification of physical quantities missing. Then we can only shift between category 1 and 2. मैं किस कैटेगरी में हूँ, 1 या 2?
जब हमारे अंदर, ध्यान दो बात को, सुविधाएं हो या न हो, अगर दोनों स्थितियों में मैं रहती हूं तो वर्तमान स्थिति में मैं नंबर 1 और नंबर 2 की श्रेणी में आता हूं। देख ले मेरी खर्चे। और जबकि मैं रहना किस कैटेगरी में चाहता हूं? कैटेगरी नंबर 3। जब मैं कैटेगरी नंबर 3 में रहना चाहता हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसे, आगे के प्रोग्रामों में मैं चर्चा करूंगा कि मैं कैसे रह पाता हूं। यह तभी संभव है जब दो चीजों को जगेंगे। नई स्लाइड में देखिए, दिस इज पॉसिबल ओनली विद अ राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। सुविधाओं का सही पहचान हो जाए, उसकी उपलब्धता और उसका उत्पादन मेरी जरूरतों से ज्यादा हो जाए तो मैं प्रॉस्पेरिटी के भाव में चला जाऊंगा। और उसके लिए मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसकी तकनीक को, स्किल को सीखना पड़ेगा। क्या काम करता हूं, जिस काम को करता हूं उसकी तकनीक सही जाना, सही कार्य करूंगा। संबंधों में लोग कई काम करवाने आएंगे, उस कार्य को करते हुए हम मानवीय परंपरा में जो मानवीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ जीते हुए आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, जब अब इससे मेरे अंदर जो भ्रम क्या है, जो फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, कहां हम भूल गए हैं। हमने मान लिया है वर्तमान स्थिति में कि ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू बॉडी। मैं कौन हूं? जो शरीर देखता हूं, शरीर को मैंने आदमी मान लिया है, जबकि मेरा घर शरीर है। ये जंक्शन कर लेना, और मैंने ये मान लिया है कि आदमी की आवश्यकता सुविधाएं हैं। जब अपने को आदमी मान लिया है, शरीर मान लिया है कि अब जो शरीर मेरी दिखाई दे रही है वही मैं हूं, तो मैं उसकी जरूरतों को ही जो है आदमी के, मानव की जरूरत मान लिया हूं, मान लूंगा। चलिए, फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स वही नो फीलिंग्स, नो भाव, विश्वास से लेके प्रेम तक। और मैंने ये मान लिया है, जबकि मैंने ये मान लिया, क्या मान लिया है कि सभी जरूरतें, सारी जरूरतें हमारी सुविधाओं से ही पूरी होती, क्योंकि मैंने अपने को क्या मान लिया है? शरीर। जबकि शरीर मटेरियल है, मटेरियल को मटेरियल चाहिए, और मैं तो इनविजिबल हूँ, एनर्जी हूँ, मुझे तो सही भाव और सही विचार चाहिए, लेकिन इस बात को मैं पहचान नहीं पाया। मैंने अपने को शरीर मान लिया और शरीर की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता मान लिया, और ये भी मान लिया कि फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए? असीमित। लूटते रहो, चुटाते रहो, बढ़ाते रहो, संबंधों का कत्ल करते रहो, सिस्टम को डिस्टर्ब करते रहो। ऐसा करते हुए प्रकृति और भविष्य, प्रकृति पर भी प्रहार करते रहे। ये जो ग्रास मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहां रेड मार्क निकलने लग रहा है, इससे निकलना पड़ेगा। और जो सर्किल दिखाई दे रही है, इस सर्किल में चलना पड़ेगा। फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल, अनलिमिटेड, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन नॉट टू हैव एनी एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटी। कितनी सुविधाएं उपलब्ध है इस ब्रह्मांड में? मटेरियल की कमी है क्या? प्लांट्स का उत्पादन समय अनुसार हम करते रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में सूर्य की एनर्जी है, पानी है, पेड़ है, जिसको मानव ने खत्म कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल सही चलती रहे तो अगर आई डोंट हैव एनफ फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन, अगर कमी की मैं महसूस कर रहा हूं, डिप्राइवेशन की, तो आई डो नॉट हैव एनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है
तो मैं उसके लिए सुविधाओं के लिए प्रयास करूंगा। और ये सुविधाएं जो है प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, उसमें से अपने काम भर की मैं उत्पादित कर लूंगा। हवा और पानी ये सब अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। हवा और पानी और प्रकाश से प्लांट्स उत्पादित हो जाते हैं, उससे मैं खाने का सामान और उन्हीं प्लांटों से रहने के कपड़े तैयार कर सकता हूँ। प्रकृति में उपस्थित मिट्टी, स्टोन, इन सबसे अपना घर बना सकता हूं। जो भी कुछ करूंगा इस ब्रह्मांड में उपस्थित मटेरियल से ही तो मैं करता हूं। तो कौन सी चीज को मैं किसके लिए हम लोग संबंधों का कत्ल कर रहे हैं, ये समझना मेरे लिए बहुत जरूरी होगा अगर मैं अपने फंडामेंटल लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरी जो आधारभूत जो है मेरा अज्ञानता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, देयर इज शॉर्टेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, सुविधाओं की कमी है। देखिए उसके लिए जो कि डाटा है ऑफ द 4.2 बिलियन टन्स ऑफ फूड प्रोड्यूस, प्रत्येक वर्ष 4.2 बिलियन टन अनाज पैदा होता है पूरे विश्व में। 1 बिलियन टन इज लॉस्ट और वेस्ट एवरी ईयर। 1 बिलियन टन प्रत्येक वर्ष खराब हो जाता है, अनयूज्ड। यह यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है 11 मई 2011 की। 4.2 बिलियन, लगभग 25%। 4.2 का 1 जो होता है लगभग 25%। अबाउट अ थर्ड ऑफ ऑल प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ईच ईयर। और पूरे उत्पादित का 1/3 कंजम्पशन होता है और इतना ही लगभग लास्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है। जितना पैदा करते हैं, अब बहुत ध्यान से समझे बात को, उत्पादन है 4.2, आवश्यकता 2011 के हिसाब से है 1/3 की। फिर भी देश और दुनिया में कितने लोग भूखे रह जा रहे हैं। उत्पादन तो बहुत है, कमी नहीं, 1/3 सड़ भी जा रहा है, खराब भी हो जा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को शाम को खाना नहीं नसीब हो जा रहा है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा, यह यूनाइटेड नेशन का सर्वे कर रहा है। देखा जाए इस बात को कि जब ऐसी घोर व्यवस्था उपलब्ध है तो जो हम इनके उत्पादन में अधिकाधिक फर्टिलाइजर का प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव डालती है, तो क्या ये जरूरी है? कितना चाहिए? और जो पैदा करे उसका सही उपयोग करे, सही डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था बनाए, सही दुनिया के जिस भाग में पैदा होता है और जिस भाग में वो चीज नहीं होता है उसमें उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रोग्राम हो, तो कितना जरूरी है। अगर जो है 1.3 बिलियन जो है जरूरी है, 1.33 बिलियन जरूरी है उत्पादन का, तो 1.5 बिलियन हो जाए, 2 बिलियन हो जाए, फिर भी अगर 50% भी होता है तो किसी को जरूरत नहीं महसूस होगी। लेकिन इतना विश्वास का वातावरण है, इतना शोषण है, इतना विचारों में विभिन्नता है, जो आदमी को सही बात सोचने के लिए
मजबूर नहीं करती। कितने डिलेमा में जी रहा है। कर रहेगी, जरा सा मैं इसको देखूं तो एक और डाटा है लेटेस्ट, इस डेटा को देख लिया गया। पूरी दुनिया में 6 गुना ज्यादा, सही आवश्यकता का 6 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फूड प्रोडक्शन। आज की स्थिति वेस्टेज 1/3 हो गया है 2011 से अब 2020 में। और जो वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट भी 1300 करोड़ लोगों का पेट हर साल भर सकता है। ये जो आंकड़े हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वेस्टेज इज एनफ टू फीड 1300 करोड़ पीपुल एवरी ईयर। फिर भी हमको से न खाना पाए शाम को सोते हुए मिल जाएंगे। क्या स्थिति है? क्या हमने आवश्यकता की? सारी डाटा दिखाने का मतलब यही है। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि क्या हम ये समझ पाए हैं कि मानव की आवश्यकता क्या है। क्या हम समझ पाए हैं कि जिनका उत्पादन किया उसका सही उपयोग हो पाता है कि नहीं। क्या हम ऐसी व्यवस्था बना पाए हैं कि किसी भाग में कमी हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उत्पादन सही रूप से हो पाए। और ये मूल समस्या है कि नहीं हो पाता, क्योंकि संबंधों में प्रेम नहीं है, संबंध मानवीय संबंधों का अभाव है। मानवीय व्यवस्था को हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम अपने को शरीर मान के जी रहे हैं। और अगर इन संबंधों का, इन प्रश्नों के का भाव नहीं है तो क्या मैं ज्ञानी हूं? क्या मुझे सही ज्ञान है? और ये प्रश्नों का ज्ञान नहीं है तो मैं क्या सही सुविधाओं का उपयोग कर पाऊंगा कभी? राइट यूटिलाइजेशन और अन्यथा मैं इकट्ठा करने में ही लग जाऊंगा। ये चीजें जरूरी है सही शिक्षा के लिए। यह आज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। अगला मेरा प्रश्न है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, किस चीजों का उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन सुविधाओं का है, इसमें सेवा को भी कर लें, सेवा में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्क कर लें। जिन चीजों की, जिन यंत्रों की आवश्यकता होगी उन यंत्रों के निर्माण, समय के साथ उन यंत्रों का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, सर्विसेज जरूरी है। तो इनको करने के लिए 3 पार्टों में टाइप ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज को डिवाइड किया गया है। और पहले में है प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, जिसमें जो है रखा जाए सुविधाओं के प्रोडक्शन की, पोषण और सुरक्षा, शरीर के पोषण और सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान। सेवा में कुकिंग, क्लीनिंग, केयर ऑफ चिल्ड्रेन एक्सेट्रा, जैसे भाई बाल काटने वाला हुआ, कारपेंटरशिप हुआ, इस तरह का खाना बनाने वाले, साफ सफाई वाले, बच्चों का देखभाल करने वाले, इस तरह की जो सुविधाएं, सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर का निर्माण होना चाहिए। उत्पादन और सर्विसेज सेकेंडरी है। सर्विसेज में है कि जैसे जो है सुविधाओं के उपयोग के लिए इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट का प्रोडक्शन, सुविधाओं की जो प्राइमरी नीड के लिए रोटी कपड़ा मकान और सुविधाओं के लिए, सर्विस के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता है उन यंत्रों के निर्माण की, जैसे हुआ मोटरमोबाइल सेक्टर है, ट्रेन है, प्लेन है, बुलडोजर है, ट्रैक्टर है, बस है, कार है, इन सब का। और सेवा सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में
मेडिकल केयर और जो भी इक्विपमेंट बना रहे हैं उसके रिपेयरिंग के सेक्टर। तीसरा है टेरिटरी प्रोडक्शन एंड सेंटर, इनमें रखा जाए इंस्ट्रूमेंट डिजाइनिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल डिजाइनिंग, बिल्डिंग, कोडिंग, डाटा कलेक्शन, और इन सब में इनके निर्माण में जब ये इक्विपमेंट बनेंगे तो इनके रिपेयरिंग का भी काम सर्विस सेक्टर में आना चाहिए। तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से पूरे उत्पादन और सेवा की पॉलिसियां डिसाइड करनी चाहिए। प्रायोरिटी किसकी हो? प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सस्टेन लाइफ। प्राथमिक सेक्टर बहुत जरूरी है कि सही उत्पादन सही मात्रा में। सेकेंडरी प्रोडक्शन और सर्विसेज आर हेल्पफुल फॉर डूइंग द प्राइमरी प्रोडक्शन। इट मेक्स द प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथर। जो प्राइमरी, सेकेंडरी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज आर हेल्पफुल फॉर डूइंग द प्राइमरी प्रोडक्शन। जो सेकेंडरी है, द्वितीय में है, जिन चीजों को सेकेंडरी में हमने लिया, देख लो सेकेंडरी में किसको लिया था? इक्विपमेंट बनाने का सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में मेडिकल एंड रिपेयरिंग सेक्टर आप इंस्ट्रूमेंट को जो लिए, सेकेंडरी सेगमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट थे, इन सबको जब हम देखते हैं तो यहां जो ला रहे हैं, देख लें सेकेंडरी सेक्टर सर्विसेज हेल्पफुल। ये सेकेंडरी सेक्शन होता है जो इसके इक्विपमेंट होते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर को सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। और ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम जब बनाते हैं तो प्राइमरी सेक्टर के जो उत्पादन और सेवा की चीजें होती है ये इजियर हो जाती है। और जो तीसरी सेवा है वो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए उन इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग होता है। तो जो प्रायोरिटी है, प्राइमरी सेक्टर ग्रेटर देन सेकेंडरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर इज ग्रेटर देन टर्सरी सेक्टर। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में इसके लिए काम करने की जरूरत है। इसके प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या हो? देखें, एक चीज है, एक्सरसाइज होम असाइनमेंट है। इस होम असाइनमेंट को देखें, मेक ए लिस्ट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी सर्विसेज बीइंग यूज्ड टू कैटेगराइज ऑल दिस फिजिकल फैसिलिटी एंड सर्विसेज इन प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्शंस। मेक अ लिस्ट ऑफ आइडिया प्रोडक्शन क्या है, जैसे कहा गया कि पशुपालन हुआ, वगैरह वगैरह, एग्रीकल्चर हुआ, फिशरीज हुआ, इन सब चीजों का, कई तरह के चीजों के उत्पादन की। हालांकि बहुत अच्छा होगा कि व्यक्ति जो है वेजिटेरियन हो, और वेजिटेरियन चीजें जो है ज्यादा है, दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन जरूरी है। एक लिस्ट बना ली जाए प्रोडक्शन की और उसके हिसाब से ये प्रोडक्शन की सुनिश्चित किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रोडक्शन कैसे किया जाए। अब ये प्रोडक्शन इस तरह की हो कि जो प्रकृति के नियम है, विज्ञान का सार्वभौमिक नियम है, प्रकृति के नियम को जो विज्ञान पढ़ पाया है, उस नियमों का अवहेलना हो, ये बात जानने की जरूरी है। तो साइक्लिक प्रोसेस हो, नेचर और उसके रिसोर्सेस का म्यूचुअली इनरिचिंग, जितना हम प्रकृति से ले रहे हो और साइक्लिक प्रोसेस वही डिग्रेड होकर उसको मिल रहा हो। रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज प्रोड्यूस्ड फैसिलिटीज। कितना उत्पादन किया जाए ये निर्भर किया जाए कि कितना जो है खर्च हो रहा है, थोड़ा ज्यादा रहे तो ठीक है। नेचुरली रीचिंग साइक्लिक प्रोसेस बाय प्रोडक्ट्स, बात बहुत समझ के आनी चाहिए। इवोल्यूशन और एप्रोप्रिएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी बिफोर द जनरलाइजेशन, तकनीक का सही उपयोग किया जाए। इन चार बातों को समझना बहुत जरूरी है। और अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ
साइक्लिक एंड म्यूचुअल इनरिचिंग प्रोसेस, जो भी चीज बनाई जाए, जो टेक्नोलॉजी बनाई जाए, जितनी हम प्रकृति से ले, साइकिल में लौट के उसको जो है पुनः उस प्रकृति को दे दें, इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है उसका पूर्णतया पालन हो। साइक्लिक क्या है? सॉयल में वाटर एयर से मिलकर प्लांट, और फिर वो लौट के डिकम्पोज हो गए, कुछ दिन बाद उसी में मिल जाए। दिस म्यूचुअली enriching cyclic process is always going in nature and we do not have to create it। ये तो फंडामेंटल लॉ होता है, बैलेंस बनने की जरूरत है। जितने भी लोग हैं वो साइक्लिक प्रोसेस है। म्यूचुअली इनरिचिंग साइक्लिक प्रोसेस क्या है? देखिए, सॉयल वाटर एयर, एनिमल बर्ड्स लेते हैं, फिर एनिमल बर्ड्स डिकम्पोज होके फिर यही दे देते हैं। प्लांट्स का साइक्लिक है, एनिमल बर्ड्स से खाना लेते हैं, देते हैं, लेते भी हैं। और प्लांट्स और नेचर में जो नॉन लिविंग मटेरियल है उनका भी साइक्लिक प्रोसेस है, और यह एक दूसरे की व्यवस्था के परसेंटेज को बनाए रखे। सिस्टम इस प्रकार से हो, तो जो प्रोडक्शन का आप प्रोसेस बनाए, ये जो साइकिल दिखाई दे रही है, ये डिस्टर्ब नहीं है। साइक्लिक एंड एवरी यूनिट प्रोसेस इन लीस्ट। देखिए, आप देख लीजिए, सॉयल एयर वाटर, अब इसी में मम्मी अपने को जोड़ लें। क्या हम इस व्यवस्था को कायम कर रहे हैं? आज जितनी संख्या जानवरों की थी है, पशु पक्षियों की है, कई जीव गायब हो रहे हैं, कई चिड़िया घर में दिखाई दे रहे हैं। जितने पहाड़, नदियां जो नेचुरल बढ़ती थी, क्या अपनी प्राकृतिक अवस्था में है? पेड़ की क्या स्थिति में कर किया हूं? मैं अपने को कहां रखता हूं? इस पूरे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करने का फैक्टर कौन है? राणा संबंधों में मुझे ही था, मुझे ही सुख संबंधी चाहिए, सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहिए थी, और मैं ही पूरे इस नेचर के साइक्लिक लॉ को डिस्टर्ब किसने किया? और ऐसा करके मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? सुखी हो रहा हूं क्या? शहरों में साफ हवा मिल पा रही है क्या? शुद्ध हवा? ये मुझे समझना पड़ेगा। अगर हम सुख और समृद्धि की निरंतरता में जीना चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से मुझे जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, वरना मैं इसको सही रूप में समझ नहीं पाऊंगा। और जब मैं इसको समझ नहीं पाऊंगा, तब मैं इस व्यवस्था को आगे नहीं ले पाऊंगा। देखते हैं अगले टॉपिक को, when and where to produce। कब और कहां प्रोड्यूस करना है? देखें, प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू सीजन एंड रीजन। किस पृथ्वी के किस भाग में, देश के किस भाग में, और कौन सा वातावरण है। रेनी सीजन में रेनी क्रॉप, और किस जगह कितना होता है। पैडी है तो जहां पानी ज्यादा बरसता हो, ज्वार बाजरे की खेती वहां है जहां कम पानी बरसता हो। किस सीजन में हो, फल सब्जियां कहाँ सही रूप से उनको उगाई जा सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशन सही हो, उसके ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर व्यवस्था, उतना ही पैदा किया जाए, जितना जो है उत्पादन किया जाए उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मटेरियल शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर नेचुरल सीजन ऑफ ग्रोथ और प्रोडक्शन। चीजों का उत्पादन उसका जो प्राकृतिक वातावरण है उसी सीजन में किया जाए, उसका उत्पादन, वृद्धि और निर्माण, प्रोडक्शन ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से काम हो। सीजन और रीजन का के हिसाब से करें, और ये तभी तक जरूरी होगा जिस
जिस सीजन की जो फसल है उसी सीजन में किया जाए, यह शरीर और उस सीजन के हिसाब से ही इस प्रकृति में पैदा होता है। और उस सीजन में उसका, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, पॉपकॉर्न होता है ना, मकई, ये रेनी सीजन में होता है। रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो बॉडी का डाइजेशन खराब हो जाता है, और डाइजेशन को कंट्रोल और प्रॉपर करने के लिए ये मकई जो है बहुत जरूरत होती है। इस मकई का प्रयोग अगर आप रेनी सीजन से दूसरे सीजन में खाने के लिए करते हैं, उतना प्रभावकारी आपके शरीर में नहीं होता जितना कि सीजन में होगा। तो जो जिस सीजन में पैदा हो उसी सीजन में उसको खाया जाए, जो वर्टिकल रीजन से इसका हो। ये बहुत जरूरी है इस विज्ञान को समझना। रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो, रेट ऑफ कंजप्शन से थोड़ा ज्यादा, किसका प्रयोग हो, कितना हो, मटेरियल का कैसे प्रयोग हो, किन तत्वों का, लोहे का, कॉपर का, इन सब किसको रिसाइकल कैसे किया जाए, इन सब का रिसाइकल एंड रीयूज कर लिया जाए। प्रोडक्शन से ज्यादा है कि जैसे लोहे की जरूरत है तो कितने लोहे का उत्पादन किया, कितना करें मायने। फिर जो पैदा हो गए रिसाइकल एंड रीयूज, ट्रिपल आर की टेक्निक में करें, reproduce, recycle, reuse. Resource depletion. The resource is used as a rate which is faster than the rate which is produced in the nature. जिस रिसोर्स जिस रेट से उपलब्ध है, बन रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से आज की स्थिति में मैं उसका जो उपयोग कर रहा हूं तो ये कम हो जाएगा। इसलिए उसको ध्यान रखें, बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। इन सारी चीजों में जो मुख्य चीज है वो है पोल्यूशन। द प्रोडक्ट ऑफ पोल्यूशन इज दैट इट डज नॉट रिटर्न टू द साइकिल इन नेचर, इट इज a product at the rate which is faster than the rate at which it return to the cycle. कब प्रदूषण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा हो और यूटिलाइजेशन कम हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का जो केस हो रहा है ज्यादा हो जाएगा। तो जो पॉल्यूटिंग मटेरियल्स हैं उनका निर्माण, उत्पादन उतना ही हो, ये ध्यान रखें, जितना की उससे कम हो जितना कि उसके कंजम्पशन का है, जिससे ये साइकिल क्या हो, स्मूथली रन करता रहे और ये एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन हो। पेड़ों को रोज हम काटते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, और हमें चाहते हैं कि हवा हमको शुद्ध मिले। दुनिया के महानगरों की स्थिति समझ रहे हैं। भारत में दिल्ली, मुंबई को छोड़ दे, बनारस डस्ट सिटी है। सड़कों पे चले दिन में तो केवल डस्ट के पार्टिकुलेट ही नजर आते हैं। ये बात बनारस की ही मैं नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के बनारस जैसे कई शहरों की हालत है। तो ये नेचर में है क्या व्यवस्था, किस तरह का सिस्टम अपने अपने जीवन में हमने बनाया है, ये मुझे सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इन सब चीजों के मुख्य चीज है कि जो रिसाइकिल की प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है नेचर का, चीजों का उत्पादन उसी हिसाब से किया जाए, और ये ध्यान में रखा जाए जब वो डिग्रेड हो रहे हैं तो उसी परसेंटेज में एनवायरमेंट और प्रकृति में वो समा भी रहे और फिर उसी स्पीड में ले रहे। तो जो प्रकृति का बैलेंस है वो बना रहेगा। और सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट, जो प्रोटेक्शन होगा सारे मटेरियल का, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित हो पाएगा इस चीज से, जिससे मानव अपनी परंपरा में जीते हुए सुख और समृद्धि के भाव में, जो ये स्लाइड है, तब वो पूरी व्यवस्था को संज्ञानशीलता में मय के साथ, सही भाव और सही विचार के साथ, धीरता, वीरता और उदारता में
समझने के लिए आगे चलता रहेगा और यह मानवीय संस्कार में बड़ी व्यवस्था के साथ जीने का प्रयास करता रहेगा और ऐसा करते हुए वह सुख और समृद्धि की अवस्था में चलता रहेगा। ये जो चारों अवस्थाएं हैं, इस सारी अवस्थाओं के जो स्लाइड में दिखाया गया, इसको पिछले लेक्चरों में दिखाया गया है, यह एक दूसरे से संबंधित किस तरह से है। तो यह मानव और प्रकृति के संबंधों के जीते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे और यह मुझे सुख और समृद्धि की निरंतरता के भाव से आगे ले जाता रहेगा। और इसी को सुनिश्चित करना ही ह्यूमन एजुकेशन, मानव शिक्षा संस्कार कहा जाता है कि हम मानवीय शिक्षा की प्रक्रिया में जी रहे हैं। जब जब हम ये काम करते हैं और इस व्यवस्था में जीते हैं, इनको समझ पाते हैं, ये बहुत जरूरी है। लंबी स्लाइड थी, ध्यान से बातों को सुने, समझे और देखे और इसकी जरूरत को महसूस करें, तभी हम मानवीय व्यवस्था को सही रूप में करके आगे ले जा पाने में समर्थ हो पाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।